हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूस्टार। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 3। इससे पहले हम पेंटिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं जो कि फ्रेडरिक सूरो ने बनाई थी। एंड हमने क्या देख लिया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। सो आवर टुडेज टॉपिक इज रिलेटेड टू द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो देखिए क्या था, मिड 18th सेंचुरी में नेशन स्टेट नहीं था, वो 19th सेंचुरी में आया था। तो 18th सेंचुरी में क्या था, उसमें डायनेस्टीज थी। डायनेस्टीज मतलब राजा के घराने होते थे, बड़े बड़े एम्पायर्स होते थे। नेशन स्टेट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और पूरे यूरोप में अलग अलग घराने चल रहे थे। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी, मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की थी, कंजर्वेटिव मोनार्की थी। लोगों का कोई कॉमन कल्चर नहीं था, कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। मतलब लोग राजा से अपने आप को ज़्यादा आइडेंटिफाई करते थे, खुद में आपस में कोई एकता नहीं थी, राइट। अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, अलग अलग तरीके के उनका पहनावा था, उनका रहन सहन था, उनकी आइडेंटिटी थी एक ही जगह पे। तो एक ही जगह पे रहते हुए उनकी अलग अलग आइडेंटिटी है और आपस में एकता भी नहीं है। इस तरीके का कुछ सिस्टम वहाँ पे हमें देखने को मिलता था। अब एग्जाम्पल के लिए हैब्सबर्ग एम्पायर को ही ले लीजिए। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लोग थे, ऑस्ट्रिया हंगेरी के लोग थे, बोहेमियन लोग थे, अल्पाइन रीजन के लोग थे, सुडेंटेनलैंड के थे। तो इतने सारे डिफरेंसेस थे एक ही कम्युनिटी के अंदर, एक ही जगह के अंदर, कि पॉलिटिकल यूनिटी होने का तो सवाल ही नहीं उठता। डाइवर्सिटी बहुत थी बट यूनिटी बिल्कुल भी नहीं थी। लोग राजा के तो सगे थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे, आपस में उनका कोई भाईचारा, कोई प्यार नहीं था। So the next topic is aristocracy and the new middle class। तो सबसे पहले तो एरिस्टोक्रेट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन पे आते हैं। बेसिकली एरिस्टोक्रेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा अमीर लोग यूरोप के, जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। एंड ऑब्वियसली प्रॉपर्टी होती है तो बहुत सारा पैसा भी होता है ना। तो इन अमीर लोगों को आपने बोल दिया एरिस्टोक्रेट्स। तो एज ऑलवेज किसी भी सोसाइटी की तरह यूरोप के एरिस्टोक्रेट्स माइनॉरिटी में हुआ करते थे। माइनॉरिटी मतलब कम संख्या में हुआ करते थे, लेकिन बिकॉज दे वर इन माइनॉरिटी स्टिल दे वर वेरी वेरी पावरफुल। उनके पास बहुत पावर थी। क्यों भाई? क्योंकि उनके पास बहुत सारा लैंड था। और ऐसा नहीं है कि दे हैड लैंड ओनली इन द सिटीज़, दे हैड लैंड इवन इन द कंट्री साइड। विलेज में भी लैंड था, टाउन में भी लैंड था, स्टेट में भी एक तरह की प्रॉपर्टी होती है। दे हैड न्यूमरस स्टेट्स ऑन देमसेल्व्स, सो दे वर वेरी वेरी रिच, राइट। और दूसरी तरफ यूरोप की जो मेजोरिटी थी वो कम्प्लीटली क्या थी, पुअर थी। वो वीक थी बिकॉज पैसा नहीं तो पावर नहीं। एज वी ऑलवेज हियर, विद मनी कम्स पावर, राइट। तो पीजेंट्स के पास में ना तो पावर थी बट दे वर इन द मेजोरिटी। वो ज़्यादा थे, ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट थे यूरोप में। अब ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे उन्हें पीजेंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। दे वर एवरी सोशल, पॉलिटिकली, एवरी काइंड ऑफ पावरफुल। इकोनॉमिकली तो वे पावरफुल थे ही थे। एंड दे ऑल हैड कॉमन वे ऑफ लाइफ। वाई कॉमन वे ऑफ लाइफ? भाई देखो, जो भी अमीर लोग हैं ना, दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं सारे एक जैसे दिखते हैं। उनके पास सिमिलर काइंड ऑफ गाड़ियाँ होती है, सिमिलर काइंड ऑफ ब्रांड्स पहनते हैं। यूरोप में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम था कि जो भी पूरी एरिस्टोक्रेट्स थी वो सेम तरीके से उठती बैठती थी, खाना पीना करती थी, सेम तरीके के कपड़े पहनती थी। उनके पास एस्टेट्स थे, टाउन हाउसेस थे। उन लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती थी। दे विल स्पीक फ्रेंच लैंग्वेजेस फॉर डिप्लोमेटिक पर्पसेस। मतलब घर में चाहे कोई भी लैंग्वेज बोले, स्पेनिश बोले, इटालियन बोले, जब आपस में मिलेंगे ना, गैदरिंग करेंगे तो फ्रेंच लैंग्वेज बोलेंगे। बिकॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये जो लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाने लग गया था। और ये पता है, शादियाँ भी एक दूसरे के घरों में ही करते थे। One aristocratic will get their daughter or son married in another aristocratic family, right? Because they want to maintain the social status and all ना। आज भी तो यही होता आ रहा है। So this was what you look like for the rich people। पेजेंट्स की बात करें तो पेजेंट्स अलग अलग तरीके के थे। वेस्टर्न यूरोप में कुछ अलग तरीके पेजेंट्स दिखने को मिलते थे, ईस्टर्न में अलग, सेंट्रल में अलग। वेस्टर्न में जो होते थे वहाँ पर जो लैंड है वो बेसिकली मकान मालिक का होता था और उस पर किराएदार काम कर रहे होते थे। दे यूज टू वर्क, स्मॉल ओनर्स हुआ करते थे। ईस्टर्न में अभी तक फ्यूडलिज्म चल रहा था, सेंट्रल यूरोप में भी फ्यूडलिज्म चल रहा था।
तो यूरोप की अलग अलग जगह पर अलग अलग फार्मर्स, अलग अलग पेजेंट्स प्रेजेंट थे। अब ये तो हुई पुरानी बात। नई बात यह है कि 18वीं शताब्दी आते आते विद द onset of 18th century, there was one kind of revolution, taking birth in Europe, and that revolution is your industrial revolution. टेक्नोलॉजी हम सबको पता है सबसे पहले ब्रिटेन में आई थी, फिर ब्रिटेन के बाद फ्रांस, इटली, स्पेन वगैरह गई, बट बेसिकली यूरोप में सबसे पहले आई थी, राइट? सो दिस न्यू रिवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मेड न्यू क्लासेस इन यूरोप। नई नई तरीके की क्लासेस देखने को मिल गई जो इससे पहले यूरोप में देखने को नहीं मिलती थी। इन क्लासेस का नाम था वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास बोल दो, मिडिल क्लास बोल दो, कमर्शियल क्लास बोल दो, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, जिसे सिनोनिमसली यूज़ किया जाता है। ये कौन से लोग थे? ये वो लोग थे जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए थे, और थोड़ा बहुत पढ़ लिखने की वजह से इन लोगों को फैक्ट्रीज़ में जॉब मिल गई थी, और फैक्ट्रीज़ में जॉब मिलने की वजह से इनके दिमाग में, क्योंकि ये लोग जब मिलते थे इससे पहले तो सब पेजेंट्स ही थे, राइट? अब पेजेंट्स आपस में कितना ही बात करेंगे। अब ये लोग फैक्ट्री जाने लगे, वर्कर्स बनने लगे, पढ़ाई लिखाई करने लगे, तो इनके दिमाग में नए नए आइडियाज़ पनपते थे, जो हम क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन की फिलोसोफर्स का पढ़ के आए हैं, राइट? उस नए नए आइडियाज़ से यूरोप के मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, कमर्शियल क्लास, जो बोलना है बोलो, उनके दिमाग में ये आने लगा कि यार ये जो प्रिविलेज है ना, प्रिविलेजेस, या जो एरिस्टोक्रेटिक लोगों के पास एडवांटेजेस है, दैट दे आर सो रिच, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल अस, दे ऑप्रेस अस, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। उन्हें ये पता लगने लग गया कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, और उन्हें धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि जब देश एक है, मतलब हम सब एक हैं, तो हम राजा के अंडर रूल्ड क्यों होते हैं यार? Why can't we take our own decisions? So these kind of ideas started taking birth in your European society. Clear? So now let us revise that what we have studied in this whole session. All right? पूरे यूरोप में नेशन स्टेट जैसा कुछ नहीं होता था। तो आपकी बुक में एक केस स्टडी दी हुई है विच इज़ ऑफ योर हैब्सबर्ग एम्पायर। तो वो केस स्टडी आपको यही समझाना चाहती है कि पूरे यूरोप में अलग अलग तरीके के लोग थे, लेकिन उनमें कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, कोई कॉमन कल्चर नहीं था। सब लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, डिफरेंट खाना खाते थे, डिफरेंट कपड़े पहनते थे, उनका लाइफ स्टाइल तक डिफरेंट था। उनकी एलिजियंस पता है, मतलब ज़्यादा वो अपने आप को सगा किससे मानते थे? राजा से। सो देयर एलिजियंस वॉज टुवर्ड्स द मोनार्क एंड नॉट टुवर्ड्स ईच अदर। जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर को ले लो, यहाँ पर ऑस्ट्रिया एथनिक सिटी के भी लोग थे, यहाँ पे सुडेंटेनलैंड के भी लोग थे, अल्पाइन रीजन के थे, बोहेमिया के थे, ऑस्ट्रिया हंगेरी के थे। अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावा, अलग अलग कल्चर, अलग अलग विचार, लेकिन आपस में कोई भाईचारा नहीं था। इसके अलावा एक और चीज़ विच इज़ अबाउट द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो फ्रांस की जो सोसाइटी थी, या पूरे यूरोप की जो सोसाइटी थी बोल लो, वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में डिवाइडेड थी। आज का इंडिया दिखता है ना आपको कि गरीब लोग ज़्यादा है और अमीर लोग ज़्यादा है, कुछ ऐसा ही था आपका यूरोप उस सेंचुरी में। तो मेजॉरिटी में कौन लोग हुआ करते थे? गरीब लोग। और माइनॉरिटी में कौन लोग हुआ करते थे? अमीर लोग। अभी फ्रांस का जो अमीर लोग हुआ करते थे उनको बोला जाता था अरिस्टोक्रेट्स। क्यों? क्योंकि उनके पास दो चीज़ें होती थी, एक तो पैसा, दूसरा लैंड। और पैसे से क्या आती है? पावर। तो ये सोशली भी पावरफुल थे और ये पॉलिटिकली भी पावरफुल थे। अब अमीर लोग जहाँ पे भी रहे, इंडिया में रहे या यूरोप में रहे, उनका लाइफस्टाइल सेम ही होता है। तो ये यूरोप के जो अरिस्टोक्रेट्स थे उनका सेम तरीके का पहनावा, सेम तरीके का कल्चर, सेम तरीके का रहन सहन था। इनफैक्ट नो मैटर इनकी मदर टंग क्या थी, ये लोग डिप्लोमेसी के लिए, मतलब अपनी पार्टीज, गैदरिंग्स वगैरह होती थी ना, वहाँ पे ये सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड माना जाने लग गया था यूरोप में। ठीक है, बड़े बड़े बंगले हुआ करते थे इनके, बड़े बड़े टाउन हाउसेज हुआ करते थे, कंट्री साइज में भी बहुत ज़्यादा लैंड हुआ करता था। और ये लोग गरीब पीजेंट्स को क्या करते थे पता है? तंग करते थे। इंडिया में जो जमींदारी सिस्टम चलता था ना, उसी का कुछ यूरोपियन काउंटर पार्ट होता है आपका फ्यूडलिज्म, जहाँ पे एक बड़ा सा लॉर्ड होगा और एक छोटे छोटे पेजेंट्स होंगे, और बड़ा सा लॉर्ड छोटे छोटे पेजेंट्स को क्या करेगा? हैरेस करेगा। सो अरिस्टोक्रेट्स वर वेरी वेरी पावरफुल।
बट दे वर इन स्मॉल नंबर और आपस के घरों में ही शादी करते थे. मतलब देयर हाउसेज एंड देयर सरनेम्स वर यूज टू बी कनेक्टेड विद ईच अदर इन टाइज ऑफ मैरिज. कोई गरीब लोग के घर में थोड़ी शादी करेंगे अमीर लोग, है ना. आगे चलते हैं. पेजेंट्स. अब ये पेजेंट्स एक तरीके के नहीं थे, ये डिफरेंट तरीके के थे. वेस्टर्न यूरोप में अलग तरीके के हैं, ईस्टर्न में अलग तरीके के हैं. कहीं पे फ्यूडलिज्म चल रहा है, कहीं पे फ्यूडलिज्म नहीं चल रहा है. लेकिन कहने की बात यह है कि ये गरीब ज़रूर थे और मेजॉरिटी में थे. ऑलराइट. तो अब इसी दाल में तड़का लगने वाला था इंडस्ट्रियलाइजेशन का. तो ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पूरे यूरोप में फैला था और इसके बाद आई मिडिल क्लास पॉपुलेशन. आज की मिडिल क्लास से बिल्कुल डिफरेंट थी. इनके पास पढ़ाई लिखाई भी थी, इनके पास पैसा भी था, और पैसा और पावर थी तो थोड़े से दिमाग के द्वार खुले और समझ आया कि एरिस्टोक्रेसी कितनी गंदी. इन्होंने कहा कि नेशनल यूनिटी के लिए ये ज़रूरी है कि अमीर गरीब का भेदभाव मिटाना पड़ेगा और यही मिडिल क्लास यूरोप में नेशनलिज्म लाने का सोर्स बनेगी. So now let me tell you the important questions related to this topic. Now a question may come as your 3 marker, which is how did nationalism and the idea of nation state emerge? Nationalism and the idea of nation state emerged within the culturally and regionally diverse groups of Europe. Due to industrialization and transformation of society, their emotions, a middle class consisting of businessmen, working professionals, industrialists, laborers, and working class people. Out of these, the educated middle class people thought of uniting the culturally compatible sections of people in Europe by abolishing the privileges enjoyed by the aristocracy. This led to nationalism and emergence of idea of the nation state. So that's all for today. We'll discuss about liberalism in our next class. Till then, take care. Thank you.